This video is for all the aspirant who got average mark in 12th MP board examination, so don't worry about it. And I want to discuss on the topic. मैं जब YouTube चला रहा था और Facebook पे भी lots of time मैंने कमेंट देखा है, जो फ्रेशर्स यंग एस्पिरेंट होते हैं वो पूछते हैं कि उन्होंने 56% प्राप्त किए हैं या 60+% प्राप्त किए हैं 12th क्लास में, क्या वो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, और लॉट्स ऑफ डाउट उनके माइंड में रहते हैं. सो डोंट वरी अबाउट इट, आई विल ट्राई टू रिमूव दीज ऑल डाउट. सो उन एस्पिरेंट से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको यूपीएससी फेस करना है फ्यूचर में, सो क्या बेसिक नॉलेज आप अपनी ग्रेजुएशन के दौरान कंप्लीट कर सकते हैं, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू. सो आपको करना क्या होगा, अगर आपने रियली एम कर लिया है 12th के बाद की यूपीएससी करना है, तो जो मेन डाउट आता है वो पहला डाउट तो यही है कि अगर हम यूपीएससी करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में क्या करें. सपोज़ जिन्होंने मैथमेटिक्स और बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में अगर अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं 70+ या 60+%, तो वो क्या करते हैं, उनके माइंड में एक डाउट आता है कि अगर उन्हें यूपीएससी करना है तो उन्हें 12th के बाद बीए आर्ट्स में एडमिशन लेना होगा और 3 साल उन्हें ग्रेजुएशन उस सब्जेक्ट से करनी होगी, ताकि बेसिक जो सब्जेक्ट हैं पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमी की ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे. तो वो उनके मन में ये शंका रहती है कि आफ्टर क्लियरिंग 12th फ्रॉम मैथ सब्जेक्ट अगर वो बीए करेंगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन. बट आई वांट टू से दैट दिस इज जस्ट डिपेंड ऑन यू. अगर आपकी इच्छा नहीं है, अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं, तो यूपीएससी का जो नेचर है वो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है जिसमें सी सेट और एक जीएस का पेपर होता है, 200 मार्क्स के दोनों रहते हैं. तो जीएस इम्पोर्टेंट रखता है, लेकिन आप अगर इस एग्ज़ाम में सक्सेस होना चाहते हैं तो मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू हैव टू फोकस ऑन योर ऑप्शनल सब्जेक्ट. यू नो दैट in a prelims or in a CSAT definitely GS is more important, but GS is not more tough. You can complete it after your graduation in single year. So don't change your stream. If you are from maths, then prepare your graduation like it can be BSc or it can be BE. सो आपको स्ट्रीम चेंज नहीं करना चाहिए, बस आपको करना ही है कि जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है. सपोज आपको मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप मैथ्स पे फोकस कीजिए. आप मैथ्स को इतने बेसिक से पढ़िए 12th की और जो भी ग्रेजुएशन में आपकी मैथ्स गिवन है, और आप उन ग्रेजुएशन के 3 साल के दौरान क्या कीजिए, मैथ्स ऑप्शनल का सिलेबस निकालिए, उसमें सारे टॉपिक को ऑब्जर्व कीजिए. आप इसके लिए किसी यूट्यूब चैनल की भी मदद ले सकते हैं, वहाँ पे अच्छे से ऑप्शनल के सारे टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया, उसकी एक लिस्ट बनाइए और उसको आप जो भी स्ट्रीम कर रहे हैं आफ्टर 12th, लाइक आप बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी के 3 सालों में मैथ्स में जो भी टॉपिक गिवन है आप उसको कोशिश कीजिए कि वो मेंस ऑप्शनल के सब्जेक्ट में मिल रहे हैं कि नहीं. जो जो टॉपिक मिल रहे हैं आप उनको बेहतरीन अच्छे वे में प्रिपेयर कीजिए और बेसिक उसका बहुत अच्छे से समझिए और पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए. अगर आप मैथ्स ऑप्शनल डिसाइड करना चाहते हैं तो जो भी सिलेक्शन जो होता है ना, वो बेसिकली डिपेंड करता है ऑप्शनल सब्जेक्ट पे, क्योंकि 500 मार्क्स के दोनों ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं और अगर उसमें आपने अच्छे मार्क्स लिया है तो डेफिनेटली एक अच्छी रैंक के साथ आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं. लेकिन होता क्या है कि कुछ स्टार्टिंग में बेसिक नॉलेज नहीं होता है तो भ्रम की स्थिति में स्टूडेंट रहते हैं. तो आप स्ट्रीम बिल्कुल चेंज ना कीजिए. हाँ, यदि आपको लगता है कि आपको जीएस में इंटरेस्ट है और आपने 12th मैथ से किया तो आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी देयर इज़ नो नीड टू चेंज योर सब्जेक्ट. बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू हैव टू मेक योर काउंट ऑन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन विच यू आर इंटरेस्टेड. Only in that case you can make base for that subject, and in a future whenever you will face UPSC exam you can make optional subject of that particular subject. So this is about what you have to do after 12th class. So BA, BSc, BE जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान में रखिए कि आप जो भी स्ट्रीम में आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, ऑप्शनल की एक बार लिस्ट चेक कर लीजिए यूपीएससी ने कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें डाल रखे हैं. जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी या बायोलॉजी वाले उसको ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस है बीए वाले उसको चूज़ कर सकते हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमी,
ज्योग्राफी, ऐसे ही मैथमेटिक्स भी ऑप्शनल रहता है अगर जो बीएससी करना चाहते हैं मैथ से, तो वो अपनी अकॉर्डिंग टू दैट लिस्ट कमेंट बना सकते हैं किसी एक सब्जेक्ट पे। और वाइल देयर ग्रेजुएशन टाइम, इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट वो क्या क्या अपने अंदर हैबिट डेवलप कर सकते हैं जो उन्हें ग्रेजुएशन के बाद हेल्प करेगा ताकि वो यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। तो आपको करना क्या है, ग्रेजुएशन के दौरान आपको कुछ बेसिक स्ट्रैटेजी बनानी होगी और आपको कुछ क्वालिटी अपने अंदर इम्प्रूव करनी होगी। फर्स्ट क्वालिटी की मैं बात करूं, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी और सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, दैट इज़ सिटिंग कैपेसिटी। अगर आपने 12th कर लिया है तो आप कोशिश कीजिए कि आप लंबे समय तक बैठने की एक हैबिट डाल सकें, क्योंकि यूपीएससी का जो सिलेबस है बहुत वास्ट होता है और उस वास्ट सिलेबस को कवर करने के लिए आपको बहुत सारी बुक्स रीड करना होती है, और उसको रीड हम उस केस में नहीं कर पाते जब हमारी सिटिंग जो व्यवस्था है या सिटिंग कैपेसिटी है वो लंबे समय तक नहीं रहती है। यू नो दैट यू हैव टू रीड 8 to 10 आवर इफ़ यू वांट टू क्लियर यूपीएससी। तो 8 से 10 घंटे आप बिना किसी हेजिटेशन के पढ़ सकें, एक प्लेस पे बैठ के उस कैपेसिटी को आप बढ़ा सकते हैं, ताकि ग्रेजुएशन जैसे ही आप कंप्लीट हो उसके बाद आप जब यूपीएससी प्रिपेयर करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। दूसरा पॉइंट ये है कि डाटा होल्डिंग कैपेसिटी। यू नो दैट इन जीएस वी हैव टू कैप्चर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन आवर माइंड, सो आप डाटा होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। आपके माइंड को कैसे काम करना है और कैसे रिटर्न डाटा को एक इमेज फॉर्म में अपने माइंड में सेट करना है, उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं आप ये ग्रेजुएशन के 3 सालों में। आपकी डाटा होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर लोगे तो डेफिनेटली ग्रेजुएशन के बाद वो आपके काम आएगी डाटा को होल्ड करने के लिए। और तीसरा जो बेसिक पॉइंट है, आप कोई भी इम्पोर्टेंट नॉवल पढ़ सकते हैं या न्यूज़पेपर की हैबिट डाल लीजिए। बेसिकली सब द हिंदू रिकमेंड करते हैं, लेकिन कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ें, आप उसको पढ़ें ना, ओनली जो भी आपका इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसे पढ़ें, और आप कोशिश करें कि इन्हें शॉर्ट टाइम आप उसकी समरी, उसकी एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। अगर आप ये करने में एक्सपर्ट हो गए उन 3 सालों में तो डेफिनेटली दीज टॉपिक्स विल वर्क इन योर प्रिपरेशन। और एक और डाउट स्टूडेंट के माइंड में रहता है कि वो बिना कोचिंग कर सकते हैं कि नहीं इस एग्ज़ाम को क्लियर। तो मैं कह रहा हूँ कि कोचिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यू नो दैट अगर हम कोचिंग जाते तो हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। आप बिना कोचिंग भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो बेसिक आपको बताया ना कि मेंस एग्जामिनेशन में ऑप्शनल का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो आपने ग्रेजुएशन के दौरान आप उस ऑप्शनल को जो भी आप चूज़ करेंगे आप चेक कीजिए। मैथमेटिक्स अगर आप ले रहे हैं तो मैथ्स को बहुत अच्छे से पढ़िए, उसका बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, और हो सके तो अगर ग्रेजुएशन की पढ़ाई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है तो आप उस दौरान ऑप्शनल की कोचिंग भी ले सकते हैं किसी बेस्ट फैकल्टी से, और उस टाइम ड्यूरेशन में आप उस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लें। और एक और डाउट आता है कि कोचिंग करें या ना करें, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोचिंग के बिना भी आप कर सकते हैं। ओनली जब हम जीएस पढ़ते हैं तो एक्चुअली 10th तक तो हमने सभी ने पढ़ी होती है, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, बट ध्यान नहीं देते हैं कि किस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना। हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं, वो बताते हैं कि कैसे हम किसी सब्जेक्ट को रीड कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप जब ग्रेजुएशन के बाद जीएस पढ़ोगे तो आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट प्रॉब्लम कर सकते हैं, फर्स्ट इज़ इकोनॉमी और दूसरा है ज्योग्राफी। बाकी पॉलिटी और हिस्ट्री की एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक इतनी अच्छी अवेलेबल है मार्केट में, आप उनको पढ़ के अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू जस्ट मेमोराइज एंड यू हैव टू मेक प्रैक्टिस ऑफ मेंस एग्जामिनेशन फॉर दीज 2 सब्जेक्ट। लेकिन इकोनॉमी क्यों टफ पड़ती है, क्योंकि उसकी जो बेसिक टर्मोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं। पहले उनको समझना होता है, देन हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट को मगअप कर सकते हैं। तो कोचिंग ना भी करें तो आप यूट्यूब पे एक चैनल है मुरनाल पटेल का, मैं नहीं मानता कि उससे अच्छी इकोनॉमी किसी चैनल पे आपको मिलेगी। जिस अंदाज में, जिस अमेजिंग वे में उन्होंने उन टर्मोलॉजी को एक्सप्लेन किया, डेफिनेटली विल हेल्प यू इन योर इकोनॉमिक प्रिपरेशन। और वहीं पे एक राज तरंगिनी मैम का ज्योग्राफी का भी चैनल है, वहाँ से आप ज्योग्राफी के बेसिक्स पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक पे चले जाइए, और ज्योग्राफी के लिए आप 6th-12th एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इन दोनों सब्जेक्ट के बेसिक को अच्छे से संभाल लीजिए, उसके बाद आपको किसी भी प्रकार की कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ, क्योंकि यही 2 सब्जेक्ट जो एस्पिरेंट को परेशान करते हैं। क्योंकि ज्योग्राफी में जो रिटर्न डाटा होता है ना, उसके साथ हमें एटलस मैप का यूज़ करना पड़ता है। स्टूडेंट होता है क्या, डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ के टेक्स्ट बुक तो उठा लेते हैं, और उसमें लाइक कोई टर्म आती है कि हिमालय के दक्षिण में पर्टिकुलर कोई
प्लेस या कोई रिवर सिचुएटेड है तो वो हमें याद नहीं होती। उसके लिए आप क्या हेल्प ले सकते हैं, बेसिक एटलस की हेल्प ले सकते हैं। तो ये रहा कि कोचिंग वाला डाउट कि आप कोचिंग करें या ना करें, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे सोर्स अवेलेबल हैं, आप उनके थ्रू भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आप टॉपर्स की स्ट्रैटेजी भी देखें जिन्होंने बिना कोचिंग के इस एग्ज़ाम को क्रैक किया, चाहे वो आरतिका शुक्ला हो या अनु कुमारी या अंकित जैन, तो इन और कनिष्क कटारिया भी एक एस्पिरेंट है जिन्होंने मैथमेटिकल ऑप्शनल सब्जेक्ट में रैंक फर्स्ट गेन की थी। तो इन सबको अगर आप स्कोर कार्ड देखें यानी कि स्ट्रैटेजी को ऑब्जर्व करें तो इनके ऑप्शनल में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। बेसिकली जो 2 एसए के पेपर होते हैं या 4 जीएस के, उसमें तो सभी मार्क्स ले आते हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है ओनली ऑन द सब्जेक्ट ऑप्शनल पे। 500 मार्क्स के दोनों पेपर होते हैं, तो आप उसमें कितने अच्छे लेवल पे मार्क्स लेके आते हो, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू गेट और सिक्योर गुड रैंक इन यूपीएससी। तो आप इस पे फोकस करें। और आप ग्रेजुएशन के दौरान एक काम भी और कर सकते हैं कि 6 से 12 तक की सारी एनसीईआरटी आप मगअप कर लें, या मगअप ना भी करें तो आप सिर्फ बेसिकली इंजॉइंग वे में उनको रीड करते चलें। क्योंकि जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी और उसके बाद आप अगर कोचिंग करना चाहते हैं तो फिर आपका बेसिक ऑलरेडी प्रिपेयर रहेगा, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू से दैट बिफोर डिसाइडिंग योर टारगेट, मैं नहीं कह रहा कि आप यूपीएससी के लिए जाओ, लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया तो एक पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आप स्टक मत करना। क्योंकि होता क्या है कि आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे वो अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, जैसे बैंक, एसएससी और स्टेट पीएससी और एनी अदर डिफेंस एग्ज़ाम इट कैन बी। सो वहाँ पे क्या होता है कि ये एग्ज़ाम होते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड, तो इसमें सिलेक्शन बहुत इजी वे में हो जाता है 1-2 साल में। लेकिन यूपीएससी और स्टेट पीएससी अगर आपने सोच रखा है तो ये सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होते हैं और इसमें हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है, लगभग 1 से 2 साल तो पढ़ना पड़ता है। अगर ग्रेजुएशन में आपने अच्छे वे में पढ़ रखा है, उन 3 सालों को सही से यूटिलाइज़ कर रखा है, तो आप उसको 6 से 7 मंथ में भी क्लियर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या होता है कि हमारे फ्रेंड्स अदर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और उस दौरान हमने अगर यूपीएससी टारगेट किया है और उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान उनकी जॉब लग जाती है, तो ये चीज़ थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। क्योंकि अगर उनकी जॉब लग जाएगी तो उनके पास पैसा होगा, एक अच्छी लाइफस्टाइल होगी, लेकिन स्टिल यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। सो वहाँ पे आपको अपने आप को संभालना है। उसके लिए आप अपनी मेंटल कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, आपको फिजिकल और मेंटल लेवल पे मजबूत होना होगा कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। इट डजेंट मैटर व्हाट एवर द योर फ्रेंड्स आर गेटिंग एंड व्हाट एवर दे आर डूइंग, डोंट फोकस ऑन इट, जस्ट फोकस ऑन योर एम। इफ़ यू हैव डिसाइडेड दैट यू हैव टू क्लियर यूपीएससी, तो आप सिर्फ उसी पे फोकस करें और अपनी जी जान लगा दें उस एग्ज़ाम के लिए। मेरी गारंटी है कि जितनी भी जॉब जो भी एस्पिरेंट लेते हैं, यूपीएससी इज़ यूपीएससी, उसके जैसी कोई जॉब नहीं है। जो रिस्पेक्ट, जो पावर आपको मिलेगा और व्हाट एवर यू वांट टू इम्प्लीमेंट इन द सोसाइटी एंड व्हाट कैन बी द बेस्ट टूल फॉर योर सोसाइटी, तो आप उस पोजीशन पे भी वर्क कर सकते हैं। आप मंत्री जो रहते हैं बड़े बड़े, उनके साथ आपको बैठने का मौका मिलेगा अगर ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। तो स्ट्रैटेजी जो भी योजनाएं बनती हैं, यू नो दैट सारे IAS ऑफिसर ही बनाते हैं, बाकी घोषणाएं वगैरह ये मंत्री कर देते हैं, वो एक अलग बात है। तो बहुत अच्छी लाइफस्टाइल होती है और कोई कठिन बात नहीं है इस एग्ज़ाम को लिखना। बस ये है कि जो मिस्टेक ग्रेजुएशन के दौरान कर देते हैं, हम व्हाट्सएप फेसबुक में अपना टाइम वेस्ट करते हैं या भटक जाते हैं और हमारा एक ही एम डिसाइड हो जाता है कि हमें सिर्फ कैसे ना कैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, बस। नो, ग्रेजुएशन कंप्लीट करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। आप बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ें और ग्रेजुएशन भी नॉलेज के साथ पढ़ें। मैं कहता हूँ कि आपकी अगर 50, 46, 40+% भी बन रही है तो डजेंट मैटर, लेकिन अगर आपके पास 3 सालों में जो भी बुक्स आपने पढ़ रखी हैं उसका अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है विथ रीज़न, तो आप डेफिनेटली उस पर्सन से बेटर हो जिसने 90% गेट की है ग्रेजुएशन में और नॉलेज नहीं है उसके पास। तो परसेंट डजेंट मैटर, यू हैव टू फोकस ऑन दिस बेसिक पॉइंट और प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए आप। और जो मैंने बेसिक बताया है ग्रेजुएशन के दौरान आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू।